ठीक है। फंडामेंटल राइट हम लोग बात कर रहे थे। उस फंडामेंटल राइट से पहले जो टॉपर है भैया आ जाओ ज़रा, इस टेस्ट का टॉपर आइए, एक बार इसके लिए तालियां हो जाएं। आओ भाई आगे आओ, इधर आओ, चलो ठीक है, गुड। तो इस बार का टेस्ट किसने नहीं दिया था? ये टेस्ट दे दिया करो, काहे नहीं आए थे? तो नया साल था तो आए, नया साल में तो और आना चाहिए। अब उसने इस नए साल में टॉप किया, अब वो टॉप करता रहेगा। तुम्हारी शुभकामनाएँ हैं। तुम्हारे कितने मार्क्स थे वेद प्रकाश? तुम आए थे 61, ठीक है। तुम्हारे 67 थे ना? फर्स्ट रैंकर, सेकंड, थर्ड, तुम दोनों का कुछ मिली भगत तो नहीं थी? पक्का ना? ठीक है, चलिए कोशिश करिए। और वो नहीं आ रहा यार, क्या नाम था यार तुम्हारा व्यवहारी? वो हाँ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल राइट की। हाँ, हो सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट। कल हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम हम लोग पढ़ रहे थे, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम में हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 19, 20, 21, 22, आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार का जिक्र किया गया है। और इसमें हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था आर्टिकल 19 को, ठीक है। आर्टिकल 19 का हम लोगों ने जिक्र कर लिया था। आर्टिकल 19 में हमने देखा कि इसके आर्टिकल 19 में हम लोग देखते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और आर्टिकल 19 क्लॉज 2, ठीक है जी। आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में भी हम लोगों ने देखा था क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, सब क्लॉज डी, सब क्लॉज ई और सब क्लॉज जी। एफ खत्म ना हो गया, ठीक है। अब मरे हुए आदमी की क्या बात करें यहाँ पर? कल हम लोगों ने बात कर ही ली थी कि संपत्ति को अर्जित करने का जो अधिकार है वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से उसको निरसित कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ से भी उसको हटाया गया और आर्टिकल 31 से भी उसको हटा दिया गया। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार की बात की गई, यहाँ पर अर्जित करने का अधिकार, वहाँ पर संपत्ति को अपने सेफ रखने का अधिकार, मतलब, ठीक है। तो अब कुछ आज जो चीज़ें हैं उसमें हम लोगों को थोड़ा सा कुछ चीज़ें लिखनी है। जैसे आर्टिकल क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की जब हम लोग बात कर रहे थे तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि इसके बहुत सारे पूरक अधिकार हैं। पूरक मतलब ऐसे अधिकार जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं, यानी इसके लिए आवश्यक हैं ये। उनमें से हमने बात की कि जैसे कि आपका न्यूज हो गया, तो ये क्या है? ये भी आपके आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, दैट मीन्स वाक और अव्यक्त के अधिकार को, उसको पूरा करने के लिए आवश्यक हैं। तो कुछ हम लोग इसमें केस स्टडी वगैरह इसमें लिख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, वाक एवं अव्यक्त का अधिकार, और उसमें थोड़ा सा लिखना चालू कीजिए चीज़ें। चलो ठीक है, तो हेडिंग हो गई 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जिसमें आपका वाक और अव्यक्त का अधिकार है। लिखिए थोड़ा सा पहले, हाँ लिखिए वाक एवं अव्यक्त के अधिकार की थोड़ा सा आवश्यकताएं देख लेते हैं कि क्या इसकी आखिरकार आवश्यकताएं हैं। देखिए, व्यक्ति के विकास, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास और उसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास और उसमें राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास और उसमें राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना के विस्तार के लिए एवं उसमें सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए वाक एवं अव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है।
व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास और उसमें राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना के विस्तार के लिए उसमें उसको वाक और अव्यक्त की स्वतंत्रता आवश्यक है। देखिए वाक, आगे लिखिए, वाक एवं अव्यक्ति में, वाक एवं अव्यक्ति के माध्यम से, लिखिए के माध्यम से सही रहेगा, वाक एवं अव्यक्त के माध्यम से नागरिक, वाक एवं अव्यक्त के माध्यम से नागरिक नीति निर्माण में अपना योगदान, नीति निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकता है। वाक एवं अव्यक्त के माध्यम से व्यक्ति नीति निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकता है। कहाँ छोड़ गया सुमन? नीति निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकता है। फिर हेडिंग डालिए प्रेस की स्वतंत्रता। इसको कुछ हम लोग पॉलिटी का सेगमेंट देख लेते हैं ना। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, लिखिए भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता संविधान में वर्णित नहीं की गई है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता संविधान में वर्णित नहीं की गई है, जबकि लोकतंत्र में प्रेस को चतुर्थ स्तंभ माना गया है। जबकि लोकतंत्र में प्रेस को चतुर्थ स्तंभ माना गया है। भाई 3 स्तंभ तो हमने देखे थे, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और चतुर्थ स्तंभ लोकतंत्र में माना गया है, प्रेस को माना गया है, जो राज्य एवं जनता के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। जो राज्य एवं जनता के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में प्रेस की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में शामिल किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में प्रेस की स्वतंत्रता को 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में शामिल किया। ठीक है, जिसके अंतर्गत कुछ प्रमुख केस निम्न हैं। जिसके अंतर्गत कुछ प्रमुख केस निम्न हैं। पहला जरा केस लिख लीजिए। पहला केस रोमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य। रोमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य 1950। रोमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य 1950। देखिए इस केस में पहली बार न्यायालय ने यह स्थापित किया। इस केस में पहली बार न्यायालय ने यह स्थापित किया कि प्रेस की स्वतंत्रता, पहली बार यह स्थापित किया कि प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का ही भाग है और प्रेस पर किसी भी दशा में पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। और प्रेस पर किसी भी दशा में पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ठीक है,
दूसरा केस जरा लिख लीजिए, दूसरा केस साकल पेपर्स, दूसरा केस है साकल पेपर्स लिमिटेड, साकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेस भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ 1962। साकल पेपर्स लिमिटेड कंपनी है, साकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेस भारत संघ 1962। देखिए इस केस में न्यायालय ने यह निर्धारित किया, इस केस में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि किसी भी दशा में, न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि किसी भी दशा में मीडिया के प्रकाशन के अधिकार को, किसी भी दशा में मीडिया के प्रकाशन के अधिकार को छीना नहीं जा सकता, किसी भी दशा में मीडिया के प्रकाशन के अधिकार को छीना नहीं जा सकता यदि प्रकाशन के अधिकार को कम करना है, यदि प्रकाशन के अधिकार को कम करना है तो निर्बंधन युक्त होना चाहिए, तो निर्बंधन युक्त होना चाहिए। ठीक है, चलिए केस तो बहुत सारे हैं, जैसे प्रभुदत्त चावला वर्सेस भारत संघ एक केस आया 1982 में, उसको लिखना नहीं है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये निर्धारित किया कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित अगर कोई भी आर्टिकल निकालना है पेपर में, तो अगर वो व्यक्ति अगर इजाज़त दे रहा है तो निकाला जा सकता है ना। प्रभुदत्त चावला केस आया था 1982 में। तो इस तरीके से केस तो भाई बहुत सारे हैं। फिर देखिए के ए अब्बास वर्सेस भारत संघ केस है 1971, ये भी प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है ना। एक केस आया इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985, इसको लिख लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर आता है, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस भारत संघ 1985, इसमें लिखिए। इस केस में प्रेस की स्वतंत्रता के तीन आधार, इस केस में प्रेस की स्वतंत्रता के तीन आधार न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए। इस केस में प्रेस की स्वतंत्रता के तीन आधार न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए। प्रेस की स्वतंत्रता के तीन आधार न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए। पहला, सूचना तक पहुंच, पहला आधार सूचना तक पहुंच। दूसरा अधिकार प्रकाशन का अधिकार, ठीक है। पहला सूचना तक पहुंच, दूसरा प्रकाशन का अधिकार, और तीसरा परिचालन का आधार, परिचालन का अधिकार। परिचालन मतलब सर्कुलेशन, है ना, परिचालन मतलब सर्कुलेशन। ओके, तो सूचना तक पहुंच, प्रकाशन का अधिकार और उसके परिचालन सर्कुलेशन का अधिकार, ये तीन अधिकार स्थापित किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। किसके लिए? न्यूज़पेपर के लिए। और किस केस से? इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस भारत संघ केस 1985। ये जो केस स्टडी है ये यूपीएससी डायरेक्ट पूछ लेता है ना, तो ये थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना। अब अगला जरा हेडिंग डालिए, आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट 2000, ठीक है। चलिए इसको इस ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, सेक्शन 66A, सेक्शन है एक सीआरपीसी का, कौन सा, सॉरी आईटी एक्ट का एक सेक्शन है 66A। इसकी थोड़ा सा हम लोगों को बातें करनी है। आईटी एक्ट 2000 में सेक्शन 66A के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए इसमें एक सब हेडिंग डाल लीजिएगा, श्वेता सिंघल केस, श्वेता सिंघल केस 2015,
श्वेता सिंघल केस 2015, लिखिए जरा। सेक्शन 66A में ये आईटी एक्ट 2000 का जो सेक्शन 66A है, इसके लिए है ये केस आया है। ठीक है, श्वेता सिंघल केस 2015 में। लिखे सेक्शन 66A में यह प्रावधान था, सेक्शन 66A में यह प्रावधान था कि यदि कंप्यूटर या किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग, करते हुए कोई ऐसा संदेश, कंप्यूटर या किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग करते हुए कोई ऐसा संदेश जो घोर आपत्तिजनक हो या किसी व्यक्ति द्वारा यह जानते हुए भी कि दी गई सूचना, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना, ये इस समय वर्तमान के लिए जो हम आप ये सब मोबाइल चला रहे हैं ना, व्हाट्सएप पर ये बिना पढ़े हम लोग शेयर कर देते हैं खबरें, उससे संबंधित है, ध्यान दो। ठीक है, सेक्शन 66A के तहत आपके ऊपर FIR दर्ज हो सकती है। ठीक, तो श्वेता सिंघल लेकर आई, तो क्या है कि अगर कोई सूचना घोर आपत्तिजनक हो या फिर ये पहले से पता हो कि ये जो खबर है ये गलत तथ्यों पर आधारित है, तो क्या लिखा आपने, या किसी व्यक्ति द्वारा यह जानते हुए भी कि दी गई सूचना गलत तथ्यों पर आधारित है, वह समाज में आधारित है, वह गलत तथ्यों पर आधारित है, वह समाज में अव्यवस्था फैलाने के लिए या समाज में अव्यवस्था फैलाने के लिए प्रेरित की गई है, समाज में अव्यवस्था फैलाने के लिए प्रेरित की गई है, या किसी व्यक्ति को परेशान करने के उद्देश्य से, या किसी व्यक्ति को परेशान करने के उद्देश्य से प्रेरित है, या किसी व्यक्ति को परेशान करने के उद्देश्य से प्रेरित है, तो ऐसे व्यक्ति को, जो इस तरह की सूचना फैला रहा है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया। ये क्या है, ये एक सेक्शन 66A है जो मैंने लिखवाया। ये क्या है, ये आईटी एक्ट का जो आईटी एक्ट है जो 2000 में आया, इस आईटी एक्ट का सेक्शन 66A की ये डेफिनेशन है कि अगर इस तरह की कोई भी न्यूज़ फैलाई जा रही है तो जो व्यक्ति ऐसी न्यूज़ फैला रहा है उसको क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है ना। और इसी 66A के ही विरुद्ध श्वेता सिंघल केस लेकर गई। क्यों? उन्होंने कहा कि इसकी जो लैंग्वेज है, जो डेफिनेशन इसमें दी गई है, ये क्या है, अस्पष्ट है। तो जरा पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए श्वेता सिंघल केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इस धारा की भाषा, श्वेता सिंघल केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इस धारा की भाषा अस्पष्ट होने के आधार पर, इस धारा की भाषा अस्पष्ट होने के आधार पर अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 के आधार पर, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के इसे विरुद्ध माना, और इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, ठीक है। अब जब इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया तो इसमें 66A में क्या किया गया, फिर से सुधार किया गया।
और उसकी जो भी लैंग्वेज अस्पष्ट थी उसको थोड़ा सा उसमें कुछ चीज़ें और जोड़ी गई, है ना। तो ये अब इस समय सेक्शन 66A का अब हमको क्या दिख रहा है, अपडेटेड वर्जन दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया सेक्शन 66A। अगला लिखिए जरा, राजद्रोह यानी सेडिशन, हेडिंग डालिए, राजद्रोह यानी सेडिशन, राजद्रोह यानी सेडिशन, SEDITION, सेडिशन। ये IPC और ये राजद्रोह यानी सेडिशन। राजद्रोह हमेशा सुनते होगे ना, राजद्रोह राजद्रोह सब चलता रहता है। राजद्रोह यानी सेडिशन, और ये राजद्रोह यानी जो सेडिशन है ये IPC के सेक्शन 124A में है। इस राजद्रोह या जो अगर किसी के ऊपर राजद्रोह यानी सेडिशन अगर लगाया जा रहा है तो वो IPC किस एक्ट के तहत लगाया जाएगा, 124A के तहत, राजद्रोह यानी सेडिशन। कुछ समय पहले देखे होगे कि कन्हैया कुमार के लिए बड़ा चल रहा था, सेडिशन लगाया जाएगा, है ना। हाँ, राजद्रोह यानी सेडिशन, और ये सेडिशन किस सेक्शन में है, IPC के सेक्शन 124A में। लिखिए जरा इसके बारे में, अब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1870 में इसको शामिल किया गया था। IPC के सेक्शन 124A में इसको, मतलब देखिए 124A लगा हुआ है, यानी कि बाद में इसको जोड़ा गया है नया सेक्शन। तो ये कब जोड़ा गया है IPC में, 1870 में। भाई IPC तो 1860 की है, तो उसके 10 साल बाद 1870 में इसको सेडिशन को जोड़ा गया था IPC में। लिखिए जरा, इसमें वर्णित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति, इसमें वर्णित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति भाषण द्वारा, इसमें वर्णित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति भाषण द्वारा, कॉमा लेख द्वारा, भाषण द्वारा, कॉमा लेख द्वारा या किसी अन्य अभिव्यक्ति के माध्यम से, भाषण द्वारा, लेख द्वारा या किसी अन्य अभिव्यक्ति के माध्यम से लोगों को राज्य या विधि द्वारा स्थापित सरकार, लोगों को राज्य या विधि के द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध, विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध हिंसा करने के लिए प्रेरित करता है, हिंसा करने के लिए प्रेरित करता है या हिंसा करवाता है, हिंसा करने के लिए प्रेरित करता है या हिंसा करवाता है, तो इसे राजद्रोह माना जाएगा, तो इसे राजद्रोह माना जाएगा, तो इसे राजद्रोह माना जाएगा। और दोषी पाए जाने पर, और दोषी पाए जाने पर, और दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष से उम्र कैद तक का प्रावधान, और दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान किया। अच्छा, इस सेडिशन के ऊपर भी 124A के ऊपर भी बहुत बार बहस हुई। ठीक है, अब सरकार क्या करती है, इसका अनुचित तरीकों से उपयोग कर लेती है। भाई किसी ने अगर सरकार के विरुद्ध कोई बातें बोली तो सरकार क्या करेगी, उसके ऊपर राजद्रोह वगैरह का एक डर रहा है ना। तो इसका बहुत बार अनुचित तरीके से इसका उपयोग हो भी चुका है और होने की संभावना बनी भी रहती है। तो हमेशा चर्चा का विषय रहा आता है। भाई देखिए, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ कि अगर आप राज्य के विरुद्ध किसी को भड़का रहे हैं, तो अगर आप भाषण दे रहे हैं और आप ज़्यादा उत्तेजित हो गए भाषण में अपने, तो सीधी सी बात है कोई ना कोई बात आपके मुँह से निकली जाएगी ऐसी, और उसी का आधार बना लिया जाए कि ये क्या कर रहा है, सरकार के विरुद्ध लोगों को भड़का रहा है ना। तो इसका काफ़ी बार दुरुपयोग हो चुका है, एक आध बार नहीं, बहुत बार, बहुतायत में दुरुपयोग हुआ है। ठीक है, एक आध बार हो तो उसको लिखवाया जाए उसका एग्जाम्पल, अब बहुतायत में हुआ है तो कोई मतलब है नहीं। अगला जरा डालिए इसमें, केदारनाथ वर्सेस ये रुक जाओ, केदारनाथ को ना लिखो यार, कोई मतलब नहीं। बलवंत, इसको लिखो बलवंत सिंह केस, केदारनाथ ना लिखो, कहाँ तक लिखवाएंगे, उसको काट दो। बलवंत सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, बलवंत सिंह वर्सेस पंजाब राज्य।
ब्रैकेट में 1984 में केस आया बलवंत सिंह वर्सेस पंजाब राज्य 1984। देखिए इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि राज्य या सरकार के विरुद्ध नारे लगाने के आधार पर किसी को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा। राज्य सरकार के विरुद्ध नारे लगाने के आधार पर किसी को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उसके इस कार्य से हिंसा ना हुई हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल जरा लिख लीजिए। कन्हैया कुमार केस 2016। कन्हैया कुमार केस 2016 में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने पर अपना अंतिम निर्णय देते हुए न्यायालय ने कहा था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रयोग विवेकपूर्ण होना चाहिए। और यह कर्तव्यों की सीमाओं में रहकर ही प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि बलवंत सिंह केस में क्या हो गया कि अगर आप सरकार के विरुद्ध नारे लगा रहे हैं, भाई लगाते ही रहते हैं लोग, है ना, तो इसको देशद्रोह नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसे किसी एक कार्य से कोई हिंसा ना घटित हो जाए। तो इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सब लगाते रहते हैं नारे, तो हमें लगता है कि यार जो है इनके ऊपर क्यों नहीं सिटिशन लगाया जा रहा, क्योंकि भाई उसमें तो सीधे लिखा हुआ है ना 124 में कि कोई भी राज्य के विरुद्ध या फिर विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध अगर कोई नारेबाजी करता है ना, तो उसको सिटिशन माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस सेक्शन को और डिफाइन किया और उसको एक्सप्लेन किया कि सिर्फ भाई इस तरह तो भाषण, सिर्फ नारे लगाने से और भाषण देने से तो सबके ऊपर सिटिशन लग जाएगा। और मैंने क्या कहा कि सरकार इसका दुरुपयोग भी कर रही थी, इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट बीच में उसने क्या कह दिया कि सिर्फ नारे लगाना और भाषण देने को सिटिशन में काउंट नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई उस तरह की हिंसा ना घटित हो जाए। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया। अब जरा एक लिखिए नवीन जिंदल केस 2004। नवीन जिंदल केस 2004 लिखिए। इस केस में न्यायालय ने झंडा फहराने के अधिकार को आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंतर्गत माना है। इस केस में न्यायालय ने झंडा फहराने के अधिकार को आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंतर्गत माना है। ठीक है, अगला एक केस लिख लीजिए। इमैनुएल बनाम केरल राज्य। इमैनुएल वर्सेस केरल राज्य।
इमैनुएल एक व्यक्ति है, मुस्लिम व्यक्ति था। इमैनुएल वर्सेस केरल राज्य 1986। ठीक है, देखिए इस केस में न्यायालय ने चुप रहने के अधिकार को, चुप रहने के अधिकार को अभिव्यक्ति के अधिकार में शामिल किया है। चुप रहने के अधिकार को अभिव्यक्ति के अधिकार में शामिल किया है। ठीक है, कल जैसे हम बात कर रहे थे ना कि चुप रहने का अधिकार भी आपका क्या है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत आपके अभिव्यक्ति का अधिकार है कि हम चुप है। तो ये इमैनुएल जो था, तो केरल में क्या हुआ था कि झंडारोहण हो रहा था, ध्वजारोहण, तो ये राष्ट्रगान इसने गाया नहीं। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या कर दिया गया, केस कर दिया गया कि राष्ट्रगान को ना गाना भी क्या है, उसका अपमान करना है। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि चुप रहने का अधिकार भी, इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या शामिल किया कि चुप रहने का अधिकार भी अव्यक्त का अधिकार होगा। तो झंडा फहराने का अधिकार भी अव्यक्त का अधिकार हो गया, चुप रहने का अधिकार भी हो गया, है ना। प्रेस की स्वतंत्रता भी हमने देख लिया, वो भी 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 के ही अंतर, मतलब इस 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 की समय समय पर व्याख्या करता रहता है सुप्रीम कोर्ट। भाई अब चूंकि हर चीज़ तो आईपीसी में लिखी नहीं जा सकती और ना लिखी गई थी, तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा हमें चीज़ें समझ में आती जाएगी कि ये और शामिल किया जाना चाहिए, वैसे वैसे हम चीज़ें शामिल करते जाते हैं, है ना। चलिए, तो ये हो गया। अब लिखिए जरा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, एक हेडिंग और डालिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, क्योंकि ये भी भाषा और अभिव्यक्ति के लिए जरूरी है। सूचना का अधिकार, भैया आप कैसे आप अपना भाषा और अभिव्यक्ति का अधिकार आप पूरा करेंगे बिना सूचना के अधिकार के। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, 2005 में इस एक्ट को लेकर आया गया। देखिए, इसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अधीन मान्यता दी गई है। इसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अधीन मान्यता दी गई है और यह माना गया है कि बिना सूचना के वाक एवं अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और यह माना गया है कि बिना सूचना के वाक और अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए, इस सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा सरकार ने क्या किया, सूचना के अधिकार अधिनियम में 4 चीजें शामिल की हैं, है ना। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस एक्ट में 4 चीजें हमें देखनी है। जो एक्ट बना इसमें हमें क्या देखनी है, 4 चीजें। पहला, सूचनाएं जो प्राप्त नहीं की जा सकती, यह भी बताया गया है इस सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में कि कौन सी सूचनाएं जो प्राप्त नहीं की जा सकती, यानी ये अनलिमिटेड नहीं है, ये असीमित। दूसरे में बताया गया है कि सूचनाएं जो प्राप्त की जा सकती हैं। सूचनाएं जो प्राप्त की जा सकती हैं। तीसरा, प्रक्रिया, प्रोसीजर बताया गया है इस सूचना के अधिकार अधिनियम में कि प्रक्रिया क्या होगी सूचना प्राप्त करने के लिए। और चौथा पॉइंट इसमें बताया गया है संस्था कि कौन सी संस्था इसको क्या करेगी, मॉनिटर करेगी, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी संस्था, है ना। और संस्था कौन सी होगी, सूचना आयोग। ठीक है, यानी कि अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि बताइए जो ये सूचना आयोग है इसका गठन कब हुआ, तो सीधी सी बात है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के ही बाद। भाई उससे पहले जब ये एक्ट ही नहीं था तो सूचना आयोग कहाँ से आएगा। तो सूचना आयोग को पावर कहाँ से मिलेगी, इस एक्ट के द्वारा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा ही सूचना आयोग को क्या मिली हुई है, पावर मिली हुई है। और ये क्या है, एक स्टैच्यूटरी संस्था है जिसका निर्माण संसद ने एक्ट पास करके कर दिया है।
या सॉरी कार्यपालिका ने। ठीक है, चलिए तो अब लिखते हैं इसको एक एक को, उसके बाद ही बनेगा। ठीक है, अभी उसके बारे में लिखाऊंगा ना मैं आयोग को। तो पहला पॉइंट पहले डाल लीजिए, पहला हेडिंग डाल लीजिए, सूचनाएं जो प्राप्त नहीं की जा सकती। सूचनाएं जो प्राप्त नहीं की जा सकती, इसमें लिखे पॉइंट 1, सूचनाएं जो प्राप्त नहीं की जा सकती। पॉइंट 1 लिखे ऐसी सूचनाएं जो राज्य की एकता, ऐसी सूचनाएं जो राज्य की एकता, कौमा अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हो। ऐसी सूचनाएं जो राज्य की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हो। दूसरा पॉइंट, ऐसी सूचनाएं जो राज्य की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हो। दूसरा पॉइंट, सैन्य बलों, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों आदि से संबंधित सूचनाएं। थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ऐसी सूचनाएं जिसे न्यायालय ने प्रकट करने से मना किया हो। ऐसी सूचनाएं जिसे न्यायालय ने प्रकट करने से मना किया हो। चौथा पॉइंट, लिखे रहो स्पीड में। चौथा पॉइंट, विदेशी सरकार द्वारा विश्वास पर प्राप्त होने वाली सूचनाएं। विदेशी सरकार द्वारा विश्वास पर प्राप्त होने वाली सूचनाएं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई ऐसी सूचनाएं जो उसके व्यक्तिगत जीवन को, किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई ऐसी सूचनाएं जो उसके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई ऐसी सूचनाएं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर सकती हैं, तो ये भी नहीं दी जाएंगी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, मानवाधिकार से जुड़ी सूचनाएं केंद्रीय मुख्य सूचना आयोग की अनुमति से ही प्रदान की जाएंगी। मानवाधिकार से जुड़ी सूचनाएं केंद्रीय मुख्य सूचना आयोग की अनुमति से ही दी जाएंगी। अब हेड डाल लीजिए, सूचनाएं जो प्राप्त की जा सकती हैं। ऐसी मानवाधिकार से जुड़ी सूचनाएं केंद्रीय सूचना आयोग की अनुमति से ही दी जाएंगी। भाई मान लीजिए कोई ऐसी वो है जिसमें मानवाधिकार का मुद्दा उठ रहा है ना। अब सपोज दैट सैन्य बल से भी संबंधित, सैन्य बलों से संबंधित सूचना तो नहीं दी जा सकती ना, लेकिन फिर भी सैन्य बलों की किसी कार्रवाई से मानवाधिकार का मुद्दा उठ रहा हो, तो वहां पर परमिशन कौन देगा उसे? सिर्फ केंद्रीय सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग नहीं दे सकता, जिला सूचना आयोग नहीं देगा, कौन देगा? सिर्फ केंद्रीय सूचना आयोग। वो परमिशन जब देगी तब सैन्य बलों वगैरह से संबंधित सूचनाएं दी जा सकती हैं, या खुफिया कोई भी सूचना हो अगर मानवाधिकार से संबंधित है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि मौलिक अधिकार से कहीं ज्यादा व्यापक है मानव अधिकार। तो मौलिक अधिकार तो ठीक है, लेकिन अगर मौलिक अधिकार से अगर मानव अधिकार का हनन हो रहा है तो भाई फिर वहां पर हमको इसको सेकेंडरी करना पड़ेगा। हाँ लिखिए, सूचनाएं जो दी जा सकती हैं। क्या हो गया? क्लास है? सूचनाएं तो दी जा सकती हैं। लिखिए पहला पॉइंट, सरकार के अधीन आने वाली सभी संस्थाएं
सरकार के अधीन आने वाली सभी संस्थाएं और विभागों में, सरकार के अधीन आने वाली सभी संस्थाओं और विभागों में उपलब्ध सभी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। सरकार के अधीन आने वाली सभी संस्थाओं और विभागों में उपलब्ध सभी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं, यहाँ तक कि निजी व्यक्ति और संस्थाओं से जुड़ी हुई ऐसी सूचनाएं जो जनहित से संबंधित हों, प्राप्त की जा सकती हैं। व्यक्ति और संस्थाओं से जुड़ी ऐसी संस्थाएं जो जनहित की हो वो प्राप्त की जा सकती हैं। अब कह दिए सर आपने इससे पहले तो आपने कहा था कि ऐसी कोई भी सूचना है जो किसी के व्यक्तिगत जीवन संबंधी तो नहीं दी जा सकती, पर यहाँ आप कह रहे हैं कि व्यक्ति के जीवन संबंधी सूचना दी जा सकती है। तो वहाँ पर पढ़िए कि ऐसी सूचना जो उसके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर रही हों, ऐसी सूचना जो उसके व्यक्तिगत जीवन से प्रभावित कर रही हो कि अगर वो सूचना लीक हो गई तो उसका व्यक्तिगत जीवन प्रभावित हो जाएगा, तो वो नहीं दे सकती। अब पता चले किसी नेता के, तुम कह दो कि आपकी ये हमें सूचना चाहिए कि फलाने नेता की कितनी प्रॉपर्टी है, तो उससे उसका जीवन थोड़ा प्रभावित हो रहा है, वो तो उसको बताना पड़ेगा, अधिकार है हमारा जानना, है ना। तो इससे उसका, अब वो कह दे कि नहीं मैं अगर बता दूंगा कि 500 करोड़ है मेरी प्रॉपर्टी तो मेरे ऊपर IT की रेट पड़ जाएगी, है ना, तो मैं नहीं बताऊंगा, तो नहीं, क्योंकि वो उसका अधिकार नहीं है। और वैसे भी संपत्ति का अधिकार तो है ही नहीं, है मौलिक अधिकार, है ना। अब तुम कह दो कि हमें जानना है कि फलाने का कहाँ क्या क्या संबंध चल रहा है, तो वो आपको जानने का कोई अधिकार नहीं है, वो उससे उसका व्यक्तिगत जीवन प्रभावित हो रहा है ना। पता चले कि उसने बता दिया और तुम्हें मिल गई और तुमने उसकी बीवी को जाके बता दिया तो कुटाई हो, तो वो नहीं दे सकता, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। अब है डालिए तीसरा, प्रक्रिया, प्रोसीजर, प्रक्रिया यानी प्रोसीजर। तीसरा है प्रक्रिया यानी प्रोसीजर, प्रक्रिया यानी प्रोसीजर। लिखिए, प्रत्येक विभाग में एक PIO होगा, प्रत्येक विभाग में एक PIO होगा, यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। सरकार के अधीन जितने भी विभाग होते हैं, चाहे वो रेल विभाग हो, है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर एक विभाग में एक क्या होगा, PIO होगा। ब्रैकेट में लिख लीजिए, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, PIO होगा। और जहां PIO नहीं है, वहां APIO होगा, A यानी असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वहां APIO होगा। आगे लिखिए, PIO 30 दिनों में, PIO 30 दिनों में तथा APIO 35 दिनों में, PIO 30 दिनों में तथा APIO 35 दिनों में सूचना उपलब्ध कराएगा। ये मैक्सिमम लिमिट है, 30 दिनों में PIO और 35 दिनों में APIO सूचना उपलब्ध कराएगा। आगे लिखिए, जीवन एवं स्वतंत्रता की दशा में, जीवन एवं स्वतंत्रता की दशा में, जीवन एवं स्वतंत्रता की दशा में सूचनाएं 48 घंटे में उपलब्ध करानी होंगी। जीवन एवं स्वतंत्रता की दशा में सूचनाएं 48 घंटे में उपलब्ध करानी होंगी। भाई नॉर्मल केसेस में 30 और 35 दिन में, और अगर ये मुद्दा किसका है, आर्टिकल 20 और 21 का, ये मुद्दा आर्टिकल 20 और 21 का है, किसी का जो है जीवन संकट में है, अगर वो सूचना नहीं मिली तो ऐसी सूचनाएं 48 घंटे में उपलब्ध करानी होंगी, ठीक है। आगे देखिए, यदि सूचना नहीं दी जा सकती है, यदि सूचना नहीं दी जा सकती है तो इसका कारण बताना अनिवार्य होगा। मतलब PIO कहे कि जो है नहीं, सूचना आपको नहीं दी जा सकती, तो फिर उसको क्या बताना पड़ेगा,
कारण बताना पड़ेगा क्यों नहीं आपको सूचना दी जा सकती, तो इसका कारण बताना अनिवार्य होगा। आगे लिखे, और कारण से असंतुष्ट होने की दशा में, और कारण से असंतुष्ट होने की दशा में, और कारण से असंतुष्ट होने की दशा में 60 दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर अपील सूचना आयोग में की जा सकती है। और कारण से असंतुष्ट होने की दशा में 60 दिन के भीतर अपील सूचना आयोग में की जा सकती है। आगे लिखिए, इस अपील के निर्णय के 30 दिन के भीतर, अपील के निर्णय के 30 दिन के भीतर अंतिम अपील मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष की जा सकती है। अपील के निर्णय के 30 दिन के भीतर, अपील के निर्णय के 30 दिन के भीतर अंतिम अपील मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष की जा सकती है। ठीक है, तो देखिए चीजें समझो, हर एक डिपार्टमेंट में पीआईओ होगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हर एक डिपार्टमेंट में होगा। अब सूचना आयुक्त तो थोड़ा हर एक डिपार्टमेंट में बैठा दें, सूचना आयुक्त तो एक ही है, मुख्य सूचना आयुक्त एक ही है, उसके नीचे एक तो मुख्य सूचना आयुक्त हो गया, फिर होंगे सूचना आयुक्त होंगे, है ना। तो सबसे पहले आप ये नहीं कि आप सीधे अपील मुख्य सूचना आयुक्त को कर देंगे भाई, डायरेक्ट आप थोड़ा वहाँ करेंगे, जैसे कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करते हैं ना। तो अब मान लीजिए आपने पीआईओ के पास आपने कोई सूचना के लिए आपने एप्लीकेशन भेजा कि मुझे इस संदर्भ में सूचना चाहिए, तो पीआईओ को क्या करना पड़ेगा, 30 दिनों में सूचना देना पड़ेगा। अगर पीआईओ 30 दिनों में सूचना नहीं दे रहा है तो उसको कारण बताना पड़ेगा, आपको कारण मिल गया, अगर आप उस कारण से संतुष्ट है तो ठीक है, आपने छोड़ दिया। अगर आप उसके कारण से संतुष्ट नहीं है कि ये तो कोई जेन्युइन रीजन नहीं हुआ कि हम इसलिए सूचना नहीं दे रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 60 दिनों के भीतर जब वो आपको भेजेगा ना कारण, तो उस कारणों को भेजने के 60 दिनों के भीतर आपको अपील कहाँ करनी है, सूचना आयोग में। ठीक है, अब सूचना आयोग भी क्या करेगा, उसमें आपको सूचना आयोग भी उसमें देखेगा कि आपको दी जा सकती है इन्फॉर्मेशन कि नहीं। अगर सूचना आयोग ने भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो फिर आप क्या करेंगे, आप 30 दिनों के भीतर आप कहाँ चले जाएंगे, मुख्य सूचना आयुक्त के पास। तो अगर मुख्य सूचना आयुक्त सभी आधारों को देखेगा कि हाँ ये पीआईओ ने गलत आधार बताए हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, तो फिर वो आदेश देगा पीआईओ को कि इनको जल्द से जल्द क्या कराई जाए, सूचना उपलब्ध कराई जाए। लेकिन अगर मुख्य सूचना आयुक्त को भी ये विश्वास हो गया कि नहीं कारण क्या है उचित है, और उसने भी अगर मना कर दिया, तो अब आप उसके बाद अपील कहीं नहीं कर सकते। ठीक है, यानी मुख्य सूचना आयुक्त का जो निर्णय है वो क्या होगा, अंतिम होगा। तो लिख लीजिए, सूचना के संदर्भ में मुख्य सूचना आयुक्त का निर्णय ही अंतिम होगा। ठीक है, तो सूचना के संदर्भ में अंतिम अपील या फिर ये कहें कि मुख्य सूचना आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा। सूचना के संदर्भ में मुख्य सूचना आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, लिखिए, और इसकी अपील किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती, और इसकी अपील किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती। ठीक, पैराग्राफ जरा चेंज कीजिए, लिखिए, अगर पीआईओ ने सूचना न देने का कारण, अगर पीआईओ ने सूचना न देने का कारण तार्किक नहीं दिया है, अगर पीआईओ ने सूचना न देने का कारण तार्किक नहीं दिया है, तो उस पर अगर पीआईओ ने सूचना न देने का कारण तार्किक नहीं दिया है तो उस पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। तो उस पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जो अधिकतम 25,000 रुपये तक हो सकता है, जो अधिकतम 25,000 रुपये तक हो सकता है।
हाँ, प्रतिदिन 250 रुपये। अगर भाई उसने आधार ये दिया और आधार केंद्रीय सूचना आयोग ने क्या कह दिया कि ये तो अतार्किक आधार है, तो जितना दिन वो 90 दिन का और 100 दिन का जो भी लेट हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसको फाइन लगाया जाएगा पीआईओ को कि आपने क्या किया, आपने आपका आधार तार्किक थे नहीं और आपने सूचना दी नहीं, तो इस व्यक्ति का 60 दिन तो वहाँ पर खराब हो गया पहले सूचना आयोग में जाने पर, और फिर 30-40 दिन समय खराब हो गया मुख्य सूचना आयोग के पास जाने पर, तो लगभग 100 दिन का समय खराब हो गया। और ये तो 100 दिन तो बिल्कुल से आदर्श कंडीशन में है। उस व्यक्ति को दिया जाएगा ना, उस व्यक्ति को, ठीक है। तो ये 250 रुपये का जो जुर्माना है वो उस व्यक्ति को दिलाया जाएगा, उसकी ये जो मेंटल जो डिसेबिलिटी इसके कारण, जो इसके जो ये क्या हुआ, मानसिक जो उसको समस्या हुई है ना। तो और ये जुर्माना लगभग कितना अधिकतम हो सकता है, 25,000 रुपये तक, 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, और अधिकतम कितना हो सकता है, 25,000। चलिए अब लिखिए केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। अरे वो अलग है, सतर्कता आयोग आता है, वो नहीं है। रुक जाओ, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, हाँ यही है ना। एक अच्छा वो सीवीसी है, विजिलेंस कमीशन, ये सीआईसी है। हाँ वो सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये क्या है, सीआईसी, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग। अब इस केंद्रीय सूचना आयोग में हमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे। एक तो हम देखेंगे इसकी संरचना क्या है। दूसरा हम देखेंगे नियुक्ति, कार्यकाल, इसके कार्य, है ना। एक तो संरचना देख लेंगे, नियुक्ति देख लेंगे, कार्यकाल देख लेंगे, और इसके कार्य क्या क्या है वो देख लेंगे। हाँ एक पॉइंट और रह गया, इसकी योग्यता, क्वालिफिकेशन, संरचना, नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता एवं इसके कार्य, ठीक है। लिखिए सबसे पहले तो एक लाइन इसमें लिख लीजिए, यह एक सांविधिक निकाय है, स्टैचुटरी बॉडी है ना। इसको जो है अमेंडमेंट करके इसको संविधान में शामिल नहीं किया गया है। ये क्या है, एक स्टैचुटरी बॉडी है। पहले क्लास में ही मैंने आपको डिफरेंस बताया था इन सब में, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है। तो एक्स्ट्रा ये सब किस में आ जाएंगे, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में। और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में मैंने आपको क्या बताया, स्टैचुटरी बॉडी होती है जिसका गठन क्या कर दे, सरकार कर देती है, कार्यपालिका जिसका गठन कर लेती है ना। तो ये क्या है, स्टैचुटरी बॉडी। तो ये क्या है, एक सांविधिक निकाय है। फिर हेडिंग डालिए संरचना। पहले तो हो गया ये एक सांविधिक निकाय है, हेडिंग डालिए संरचना। लिखिए इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त, इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10, इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त होंगे। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे, ठीक है। अब नियुक्ति में लिखिए, नियुक्ति में लिखिए इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे लिख लीजिए, लिखिए इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति क्या करेगा, एक कमेटी का गठन किया करेगा। और उसी भाई राष्ट्रपति तो अपने आप से कुछ कर ही नहीं सकता ना, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। कैसे लिखे इसको, एक समिति की सलाह पर, ठीक है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी एक समिति की सलाह पर, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे इस समिति में सदस्य कौन कौन होते हैं। देखिए इस समिति में निम्न सदस्य होंगे, इस समिति में निम्न सदस्य होंगे। पहला प्रधानमंत्री, पहला एक सदस्य हो गया प्रधानमंत्री। दूसरा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष,
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, और तीसरा प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री। इसकी नियुक्ति एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और ये जो समिति है, इस समिति में पीएम हो गया, दूसरा व्यक्ति हो गया नेता प्रतिपक्ष, यानी सबसे बड़ा जो अपोजिट पार्टी है उसका नेता, है ना, नेता प्रतिपक्ष, और तीसरा पीएम द्वारा नॉमिनेटेड एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक कैबिनेट मिनिस्टर। ये तीन लोगों को मिला करके एक कमेटी बनेगी, एक समिति बनेगी, और समिति की सलाह पर राष्ट्रपति इन मुख्य सूचना आयुक्त और जो अन्य जो सूचना आयुक्त हैं इनकी अपॉइंटमेंट करेगा, नियुक्ति करेगा। अब लिखिए कार्यकाल। कार्यकाल लिखिए, कार्यकाल डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कार्यकाल संघ सरकार के द्वारा, ये सरकार के द्वारा निर्धारित होगा। कार्यकाल सरकार के द्वारा निर्धारित होगा, और ऑब्लिक करके लिख लेना, या 65 वर्ष की आयु तक। दैट मीन्स ऐसा कुछ नहीं कि 4 साल है, 5 साल है, 6 साल है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अधिकतम कब तक रह सकता है ये? 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, और उससे कम, उससे पहले भी उसको हटाया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की हटाने पर। कार्यकाल हो गया। अब लिख लेंगे क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन यानी योग्यता। लिखिए, किसी ऐसे व्यक्ति को, अच्छा ये थोड़ा सा मतलब काफ़ी कंफ्यूजन वाला है, अगर एग्जाम में आ जाए कि इसका कार्यकाल कितना होता है तो उसमें लिख देगा 5 साल, 6 साल, लिख देगा निर्धारित नहीं है, हाँ, और मान लीजिए लिख दिया उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पर, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिसाइड करेगा। तो ये थोड़ा सा अलग चीज़ है, इनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है ना। कोई 5 साल 6 साल इनका नहीं है निर्धारित, उतना ही है जितना कि सेंट्रल गवर्नमेंट जितने समय के लिए अपॉइंट करे। हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट 3 साल के लिए अपॉइंट करे, 2 साल के लिए अपॉइंट करे, हो सकता है 8 साल तक भी के लिए भी अपॉइंट कर दे, लेकिन अधिकतम 65 वर्ष की एज तक, ठीक है। लिखना है हमें इसकी योग्यता। लिखे, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे विधि, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे विधि कौमा पत्रकारिता, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे विधि कौमा पत्रकारिता कौमा प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, प्रबंधन कौमा विज्ञान, कौमा विज्ञान कौमा समाज सेवा में विशेष अनुभव प्राप्त हो। मतलब कि क्वालिफिकेशन देखा जाए तो नाम है कि भैया ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बाकी मुख्य क्वालिफिकेशन तो वही होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के या काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के आप चहेते होने चाहिए। भाई मेन तो यही है ना क्वालिफिकेशन, कि आप जो है सरकार के बहुत करीबी होने चाहिए। तो भैया सरकार, अब समाज सेवा का कोई पैमाना है क्या? हम भी समाज सेवा कर रहे हैं, ठीक है, तो समाज सेवा का कोई पैमाना है नहीं। भाई विज्ञान का तो पैमाना है, पत्रकारिता का भी पैमाना, सब है, तो फिर एक लूप होल क्या रखा जाता है जाके समाज सेवा, तो समाज सेवी तो सब है ना। तो मेन होना चाहिए क्वालिफिकेशन सरकार से करीबी। चलिए अगला लिखिए कार्य। अभी रुक जाओ, कार्य ना लिखो, जरा लिखो 1-2 लाइन और। किसी एमपी, 1-2 लाइन और जरा लिख लो, तो लिखवा ही रहे तो क्या छोटे। इसी में लिखे, किसी एमपी या एमएलए को, किसी एमपी या एमएलए को सूचना आयुक्त नहीं नियुक्त किया जाएगा। किसी एमपी या एमएलए को सूचना आयुक्त नहीं नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। अगला इसी में पॉइंट लिखिए जरा। व्यक्ति, व्यक्ति जो किसी लाभ के पद पर आसीन हो, व्यक्ति जो किसी लाभ के पद पर आसीन हो उसे भी नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये क्वालिफिकेशन है कि एमपी एमएलए कोई नहीं नियुक्त होगा, कोई लाभ के पद में है यानी कि सरकारी नौकरी में है वो नहीं नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। अच्छा अब लिखिए कार्य। कार्य पहला पॉइंट लिखिए,
लोगों को सूचनाएं उपलब्ध कराएगा। पहला कार्य क्या है? लोगों को सूचनाएं उपलब्ध कराना, लोगों को सूचनाएं उपलब्ध कराना। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी जन सूचना अधिकारी ने कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, अगर किसी जन सूचना अधिकारी ने, वही पीआईओ ने, है ना, अगर किसी जन सूचना अधिकारी ने कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है और उसके अस्पष्ट कारण दिए हैं, तो उसे दंडित करेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, सूचना आयोग विभिन्न विभागों को रिकॉर्ड एवं दस्तावेज के सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए निर्देश देता है। सूचना आयोग किसी भी विभाग को उसके दस्तावेज एवं रिकॉर्ड की सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए निर्देश देता है। किसी भी रिकॉर्ड एवं दस्तावेज की सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए भी निर्देश देता है सूचना आयोग समस्त विभागों को, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखिए, सूचना आयोग को किसी केस पर विचार करते समय सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। सूचना आयोग को किसी केस पर विचार करते समय सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं, अर्थात यह अर्ध न्यायिक संस्था, क्वासी जुडिशियल बॉडी, ठीक है, अर्ध न्यायिक संस्था, अर्थात यह अर्ध न्यायिक संस्था की तरह कार्य करता है, आगे इसी में लिखिए, इसे किसी व्यक्ति को लिखित साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए, कॉमा, किसी कार्यालय से दस्तावेज मंगाने के लिए, और दस्तावेजों के परीक्षण हेतु निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है। तो ये इसकी शक्तियां हैं सूचना आयोग की। देखो, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को मैंने डिस्कस कर लिया है। मैं क्लॉज 1 सब क्लॉज बी को, मतलब 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी को डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोगों ने बात कर ही ली है, उसमें डिस्कस करने लायक बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ना सी को कर रहा, ना डी को कर रहा, ना जी को कर रहा, ई और जी को भी, ठीक है, वो मैंने लिखवा दिया है, मतलब लिखवा के मैंने बता दिया है। इसको डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी बी सी डी ई और जी, इसको तुम लोग को मैंने समझा ही दिया था और मैंने पॉइंट लिखवा दिया है ना, बुलेट पॉइंट उसका, और उसको तुम लोग अपने आप से वो कर लेना। अब ज़रा लिखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 2, अभी तक तो चल रहा था 19 क्लॉज 1, अब क्या है 19 क्लॉज 2। बताओ क्या करूं मैं? अरे यार, अब भाई तुम लोग समझ रहे हो ना मेरी मजबूरी। भाई ये ना मेरे ऊपर एलिगेशन लगाना कि सर तो आके सीधे लिखवाना चालू कर दें, पर मजबूरी है, क्या किया जाए भैया। अगर हम सिर्फ बोल के निकल जाएं तो सीधी सी बात है कि 2 घंटे से ज़्यादा आपके दिमाग में नहीं रहेंगी, चीज़ें भूल जाएंगी। और भैया इमैनुअल वर्सेस केरल राज्य सोचिए,
आपसे एग्जाम में सिर्फ ये दे दिया जाएगा कि किस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने चुप रहने के अधिकार को वाक और अवैध के अधिकार माना है। तो ये सब बहुत यार पॉलिटी है यार, बहुत। अब मान के चलो कि मैंने तुम्हें आधे केस मैंने लिखवाए हैं, अब आधे क्या मतलब केस तो सैकड़ों हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं उनमें से मैंने केवल बहुत 2-3 ही लिखवाए हैं। भैया देखिए पॉलिटी के लिए कम से कम चाहिए 80 क्लासें मिनिमम। अगर 1.5 घंटे क्लास चलेगी तो कम से कम 80 तो चाहिए चाहिए। और क्लासें कितनी मिली है? 40, आधी। ठीक है, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो थोड़ा सा और मैं छांटता हूँ कि और कितना मैं छांट के लिखवा सकता हूँ। देखिए इसीलिए छांट के ही लिखवाने के लिए सिनॉप्सिस बना के लाना पड़ता है। भाई अगर डिटेल में पूरा लिखवाना है तो भाई तो फिर डिटेल में चलेगा। भाई छांट के लिखवाने के लिए कि भाई अब कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए सिनॉप्सिस लाना पड़ता है। चलिए खैर लिखिए। नीचे जाके बात कर लो ना, बैठे तो हैं वहीं 11:15 वैसे तो मंडराने लगते हैं। डेली मुझसे कहते हैं कि आप बहुत पढ़ा। अब देखो नीट की क्लास छूट चुकी, वो नीट की क्लास 10:50 पे ये भी छोड़ देते हैं, और प्रकाश मिश्रा आते हैं वो भी 10:50 पे छोड़ देते हैं। जल्दी छोड़ दो कोई समस्या नहीं है, 11:15 तक का समय है, जल्दी छोड़ दो कोई समस्या नहीं, देर तक नहीं आप कर सकते, समस्या ये है ना। चलिए आर्टिकल 19 क्लॉज 2। भैया मेंस राइटिंग कैसे करोगे? मेंस राइटिंग कैसे करोगे, है ना भाई? पेन उठाने का समय नहीं मिलता, वो फिर राइटिंग नहीं देखी जा सकती कि आप राइटिंग आपकी कैसे बन रही है। खींचे रहो, जैसे खींच रहा खींचे रहो भाई। सोचो एक क्वेश्चन 250 वर्ड का एक क्वेश्चन लिखने के लिए आपको 8 मिनट से भी कम का समय मिलता है, और उसी में आपको पढ़ना भी है, क्वेश्चन को समझना भी है और लिखना भी है 8 मिनट में। ठीक है, लिखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 2। तो भैया स्पीड तो आपको बनानी ही पड़ेगी ना, तो मीन्स राइटिंग कैसे करेंगे? आर्टिकल 19 क्लॉज 2 देखिए, जहां आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में अधिकार बताए गए हैं कि कौन कौन से आपको क्या मिल रहे हैं, अधिकार मिल रहे हैं, वहीं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में बताया गया कि कैसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। तो लिखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 2, इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। पहला पॉइंट, राज्य की सुरक्षा। अगर राज्य की सुरक्षा में कोई ब्रीच आ रहा है या ऐसी कोई ये संभावना हो सकती है कि राज्य की सुरक्षा में क्या हो, संकट उत्पन्न हो सकता है, तो वहां पर आपको क्या है, ये वाक और अव्यक्त का अधिकार नहीं दिया जाएगा, है ना। तो पहला पॉइंट राज्य की सुरक्षा। दूसरा पॉइंट राज्य की एकता और अखंडता। तीसरा पॉइंट विदेशों के साथ भारत के संबंध, विदेशों के साथ भारत के संबंध। चौथा पॉइंट न्यायालय की अवमानना। अगला पॉइंट लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था। ठीक है, ये सब क्या है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में है। और आर्टिकल 19 क्लॉज 2 क्या बात करता है, अधिकारों को सीमित करने का। तो लिख लेना ऊपर उसमें, जहां आपने आर्टिकल 19 क्लॉज 2 लिखा है वहां पर लिख लेना कि अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। जो हाँ वही है ना, अधिकारों को, भाई आपके जो अधिकार है 19 क्लॉज 1 के अंतर्गत वो असीमित नहीं है, उनको सीमित किया जा सकता है। और कैसे सीमित किया जाएगा ये बताया गया है 19 क्लॉज 2 में कि इन आधारों पर इसको क्या किया जाएगा, सीमित किया जाएगा। ठीक, आपके किसी कार्य से किसी व्यक्ति की मानहानि हो रही है तो भी आपके अधिकार को क्या किया जाएगा, सीमित किया जा सकता है ना। चलिए, तो ये तो 19 क्लॉज 2 हो गया, जिसके आधार पर आपके अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। ओके, ठीक है, ये तो हो गया आपका 19 क्लॉज 1 सम्मेलन। वो देखिए 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में क्या, सम्मेलन का अधिकार आप लोग लिख ही लेंगे कि सम्मेलन के अधिकार में क्या है कि बिना हथियारों के आप शांतिपूर्ण तरीके से आप सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें बस यही है। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि आप जुलूस भी निकाल सकते हैं। जुलूस भी क्या है, जुलूस भी एक तरीके का सम्मेलन ही है। भाई जुलूस भी एक तरीके का चलता फिरता सम्मेलन है ना। तो जुलूस जो है धार्मिक भी हो सकता है, गैर धार्मिक भी हो सकता है। भाई अभी जैसे कि हमने जुलूस निकाला, मान लीजिए विपिन रावत जी एक्सपायर जब हुए तो उसमें क्या निकाला गया, कैंडल मार्च निकाला गया, वो भी क्या सम्मेलन ही तो है
कि लोग अपने अभिव्यक्ति कर रहे हैं, लोग अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं ना, उनके प्रति अपनी आदर व्यक्त कर रहे हैं या अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, तो वो सम्मेलन निकाला गया। यानी जुलूस, जुलूस भी एक तरीका का क्या, चलता फिरता सम्मेलन। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जुलूस क्या है, तो एक्चुअली में जुलूस 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के तहत आपको जुलूस का अधिकार मिला है, क्योंकि जुलूस को चलता फिरता सम्मेलन माना गया है ना। चलिए, तो ये चलता फिरता सम्मेलन हो गया। और जुलूस धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों हो सकते हैं। अब 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी क्या कहता है आपको, संगठन बनाने का अधिकार, कल मैंने बताया ही। इसमें क्या है, वही है, किसी भी व्यक्ति को कंपनी, राजनीतिक दल, इन सब को बनाने का भी अधिकार है और इन सब से निकलने का भी अधिकार है। संघ और संगठन बनाने का अधिकार है ना, ठीक है। इसमें एक आपको देखना है 97th अमेंडमेंट आया 2012 में, ठीक। इसमें सहकारी समिति भी जोड़ दिया गया है। कहीं अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं। भाई अभी तक क्या था कि यह तो किसी कंपनी या राजनीतिक दल में शामिल होने और उससे निकलने का अधिकार था, लेकिन 1970 जो 97वां संविधान संशोधन है 2012 वाला, उसमें सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी शामिल कर दिया गया है कि आप कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकते हैं और कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी से आप बाहर भी निकल सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी समझ रहे हो ना क्या होता है, नहीं समझ रहे भैया? कोऑपरेटिव सोसाइटी मिल के, मान लीजिए आपके मोहल्ले में 8-10 घर वाले हैं, 8-10 घर हैं आपके मोहल्ले में, ठीक है। अब वो सब क्या करके एक अपनी सोसाइटी बना लेंगे, कोऑपरेटिव। सब ने क्या कहा कि सब लोग इस कोऑपरेटिव में 1-1 लाख रुपए जमा करेंगे, तो 10 परिवार हैं, 10 लाख जमा हो गया। अब 10 परिवार में से किसी भी परिवार को आवश्यकता समझ में आई पैसे की अचानक से, अब उसको 5 लाख की जरूरत है, वो कहाँ मांगने फिरेगा? तो क्या करेगा, उसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से 5 लाख निकाल लेगा, अपना काम कर लेगा और उसके बाद उसमें जमा कर देगा। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी 11वें व्यक्ति को नहीं पैसा देगी, उससे वो उन्हीं 10 में से ही पैसा देगी। इसको भी तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी 97, ठीक है, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012। जैसे कि इसको, ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की तहत ही इसको का निर्माण हुआ। आज देखिए वर्ल्ड की लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंपनी बन चुकी है अमूल, कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, अमूल भी कोऑपरेटिव सोसाइटी। आज देखिए अमूल, है ना। गांव में महिलाओं का बना दिया था सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG, कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत। कुछ महिलाओं ने मिल करके अपना स्वयं सहायता समूह बना लिया, पैसा उन्होंने इकट्ठा किया और ले आई पापड़ बनाने की मशीनें। लिज्जत पापड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो एग्जाम्पल है अपने पास, अमूल, इफको, लिज्जत पापड़, सब क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब लोगों ने मिल करके चालू किया, अपना थोड़ा बहुत पैसा मिला करके। और आज देखिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सब बड़ी कंपनियां बन चुके हैं, है ना। चलिए 9, तो इसमें थोड़ा सा शॉर्ट पॉइंट्स लिखते हुए चलिए, मेरी इच्छा नहीं करी कि मैं सब छुड़वा दूं। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में लिख लेना है आपको। जुलूस चलता फिरता सम्मेलन माना गया है, जुलूस चलता फिरता सम्मेलन माना गया है, यानी कि एक तरह की चलायमान सभा है, ठीक है। और किसी भी सभा या जुलूस के लिए प्रशासन की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। और अगर कोई भी आप जुलूस निकाल रहे हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रशासन से, वहाँ के SP से या DM से आपको क्या करना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है जुलूस निकालने के लिए। जुलूस एक प्रकार का चलता फिरता सभा या सम्मेलन है और जुलूस के लिए आपको प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है, ठीक है। फिर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में लिख लो। 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2012 से, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 से सहकारी समिति को जोड़ा गया है, सहकारी समिति को भी जोड़ा गया है, यानी कि संघ और संघ के अंतर्गत सहकारी समिति को भी जोड़ा गया है। ठीक है, अब जरा लिख लीजिए थोड़ा सा, अब उन सबको छोड़ दीजिए। देखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 4, आर्टिकल 19 क्लॉज 4 ये भी कुछ युक्त निर्बंधन की बात करता है, लिख लीजिए। आर्टिकल 19 क्लॉज 4 यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करता है, युक्त निर्बंधन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक। इसमें लिखिए पहला पॉइंट, वही राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और नैतिकता के आधार पर।
आर्टिकल 19 क्लॉज 4 में भी राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और नैतिकता के आधार पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। नोट जरा डाल लीजिए, नोट लिखना है, नोट कोई नोट डाली नहीं है, नोट लिखिए। ना तो कोई व्यक्ति किसी संगठन का सदस्य, ना तो कोई व्यक्ति किसी संगठन का सदस्य बनने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ना तो कोई व्यक्ति किसी संगठन का सदस्य बनने के लिए बाध्य किया जा सकता है, और ना ही व्यक्ति के द्वारा किसी संगठन पर, और ना ही व्यक्ति के द्वारा किसी संगठन पर सदस्यता देने के लिए दबाव बनाया जा सकता है, और ना ही किसी व्यक्ति के द्वारा किसी संगठन पर सदस्यता देने हेतु दबाव बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब इसमें ज़रा सभा संगठन में ज़रा एक और लिख लीजिए, अपवाद। इसी में आगे लिख लीजिए अपवाद। ये सारी बातें किसकी चल रही हैं? 19 क्लॉज 2 और क्लॉज 3 को जो हम क्या कर रहे हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। क्लॉज 2 के लिए और क्लॉज 3 के लिए जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं वो बात किसमें की गई है? 19 क्लॉज 4 में, कि इन आधारों पर हम क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, क्लॉज 2 और क्लॉज 3 नहीं, सॉरी, क्लॉज 1 का सब क्लॉज बी और सी। समझना जा रहा है इसको, चीज़ों को। भैया 19 का क्लॉज 1 तो अलग हो ही गया, इसमें जो भी ए बी सी डी सब हैं, ठीक है ना, ई एफ जी। अब जो है, जो 19 क्लॉज 2 है वो बात करता है इस क्लॉज 1 के निर्बंधन की। मैंने जो 19 क्लॉज 2 आपको लिखवाया था तो वो किसकी बात करता है, क्लॉज 1 के निर्बंधन की, कि क्लॉज 1 को कैसे क्या किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है, मतलब ए को, सब क्लॉज ए को। जो 19 मैं आपको क्लॉज 4 लिखवा रहा हूं, अभी जो क्लॉज 4 लिखवा रहा हूं, ये एक्चुअली में किसकी बात करता है, इस सी के निर्बंधन की, कि जो आपको सभा और संगठन बनाने का आपका अधिकार है उसको रोका जा सकता है, ठीक है। और इसी में आपको जरा लिखना है कि इसे, ये जो 19 क्लॉज 4 है, इसे आर्टिकल 33 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसी में लिखना है, 19 क्लॉज 4 में ही। यही होता जब छोड़ के ये होता ना कि क्या कम से कम तो यही चीज़ें वो हो जाती हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? 33 मैं बता रहा हूँ ना, आर्टिकल 33 क्या है। जो 19 क्लॉज 4 है, ये 19 क्लॉज 4 एक्चुअली में किसके निर्बंधन की बात कर रहा है, इस बी और सी के निर्बंधन की बात कर रहा है। और कहा गया है कि ये जो क्लॉज 4 है, जो निर्बंधन है, इसको आर्टिकल 33 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। मतलब कि देखिए आर्टिकल 33 में क्या है बात, आर्टिकल 33 में है कि जो खुफिया एजेंसी हैं, जो सेना है, इन सभी को सभा और संगठन बनाने का अधिकार नहीं है। बात समझ में आई? तो ये जो क्लॉज 4 है ये किससे संबंधित हो गया, आर्टिकल 33 से, ठीक है जी। चलिए, तो ये हो गया। अब जरा लिख लीजिए 19 क्लॉज 5। 19 क्लॉज 5, हाँ अच्छा, अपवाद लिखो, अपवाद लिखिए। अनुच्छेद 33 के तहत सेना, अर्धसैनिक बल तथा खुफिया एजेंसियां शामिल की गई हैं, आगे लिखिए, संसद कानून बनाकर इनके कर्मचारियों के संगठन बनाने के अधिकार को समाप्त कर सकती है, संसद कानून बनाकर इनके संगठन बनाने के अधिकार को समाप्त कर सकती है।
ठीक। अब देखिए अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी क्या कहता है कि आप भारत में कहीं भी निर्बाध रूप से आप विचरण कर सकते हैं, लेकिन इस पर भी क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई है। और किस आर्टिकल के तहत? 19 क्लॉज 5 के तहत। इस पर भी रोक किस आर्टिकल के तहत लगाई गई? 19 क्लॉज 5 के तहत। यानी 19 क्लॉज 5 क्या कहता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं आपके कहीं पर भी घूमने के लिए, जैसे कि जहाँ पर अगर अफस्पा लगा हो या संसद ने कानून बना करके रोक लगाई हो कि वहाँ पर आपको नहीं जाना है, तो वहाँ पर जाने से क्या किया जाएगा? रोक लगाई जा सकती है। तो चाहे स्टार बना के ही लिख लो इसको कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी पर रोक 19 क्लॉज 5 के द्वारा लगाई जा सकती है, के द्वारा लगाई जा सकती है। ठीक है। और यह रोक समान जनता के हित में, और यह रोक समान जनता के हित में तथा लोगों के समान जनता के हित में तथा लोगों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश के आधार पर लगाई जाती है। मतलब हर चीज में क्या है? निर्बंधन जरूर लगा हुआ है। जैसे कि अगर अब चले जाए, अगर हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में, सब क्लॉज जी क्या कहता है कि कोई भी व्यापार और वृत्ति प्रोफेशन आप अपना सकते हैं, लेकिन उसमें भी क्या है? रोक लगाई गई है। और किस आर्टिकल के तहत? 19 क्लॉज 6 के तहत, है ना। तो लिख लीजिए अगला स्टार डाल करके कि 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में 19 क्लॉज 6 के तहत, 19 क्लॉज 6 के तहत युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। 19 क्लॉज 6 के तहत युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। ठीक है। और ये भी उसीलिए है सार्वजनिक हित में हो, ठीक है, या राज्य के एकाधिकार वाले क्षेत्र में हो, युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। जैसे कि सार्वजनिक हित, पहला पॉइंट सार्वजनिक हित, तो अगर कोई मुद्दा है सार्वजनिक हित से संबंधित तो आपके प्रोफेशन पर रोक लगाई जा सकती है। दूसरा, राज्य के एकाधिकार वाले क्षेत्र में, भाई देखिए 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं। अब जो है मुकेश अंबानी कहे नहीं हम तो अपनी रेलवे चलाएंगे, हमें 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी हमें अधिकार देता, हम अपनी रेलवे चलाएंगे, हम NTPC हम बनाएंगे। भाई बना सकता है, उसके पास पैसा है, NTPC बना सकता है, अपनी जो है रेलवे बना सकता है, चला सकता है अपनी ट्रेन, क्या दिक्कत है ना। लेकिन इस जो 19 क्लॉज 6 है, 19 क्लॉज 6 ये 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज जी में क्या लगा रहा है? रोक लगा रहा है कि आप ऐसे क्षेत्रों को आप नहीं अपना सकते जो कि राज्य के एकाधिकार में है ना। जैसे कि रेलवे हो गई, न्यूक्लियर संबंधित जो चीज़ें हो गई, है ना, डिफेंस से संबंधित चीज़ें हो गई। जैसे अमेरिका में आप देखेंगे कि अधिकतर जो डिफेंस कंपनियां हो क्या प्राइवेट सेक्टर में है, लेकिन भारत में है क्या कोई कंपनी प्राइवेट सेक्टर में जो डिफेंस से संबंधित चीज़ें बना रही है, रॉकेट बना रही है, बम बना रही है? HCL? अरे यार HAL वो गवर्नमेंट की कंपनी है भैया, HAL, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जैसे DRDO, ये सब क्या है? ये गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, रक्षा मंत्रालय के अधीन आती हैं। कानपुर चले जाओ ना, कौन सा अरमा नगर, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर कानपुर का नहीं गए? कौन सा मोहल्ला है वो, कौन सा एरिया है? अरमापुर। हाँ, तो उसमें देखिए आप पूरी लाइन से फैक्ट्रियां हैं और सीधे लिखा होता है, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा होगा रक्षा मंत्रालय। तो ये सब रक्षा मंत्रालय के अधीन है ना। तो खैर मज़ा नहीं आया यार अभी लास्ट में पढ़ाने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है छोड़नी पड़ी, फिर भी देखो नहीं ख़त्म हो पाया, समय हो गया, है ना। तो ये मान के चलिए कि सारे जितने भी आपके अधिकार हैं वो अधिकार दिए हैं 19 क्लॉज 1 में, और उन अधिकारों का जो निर्बंधन है वो निर्बंधन दिया हुआ है क्लॉज 2,
क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5 और क्लॉज 6 में। बात समझ गए? तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। अगर कभी भी 19 क्लॉज 2 लिखा हो एग्जाम में, 19 क्लॉज 3 लिखा हो एग्जाम में, तो ये अधिकार देने की बात नहीं करता, ये अधिकार लेने की बात करता है। अधिकार देने की बात सिर्फ करता है क्लॉज 1, और क्लॉज 1 के अंतर्गत जितने सारे सब क्लॉजेस लगा दिए गए हैं। ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, है ना। इसको इस तरह से बढ़िया ये करना चाहिए था इनको कि 19 क्लॉज 1 में केवल वाक और अभिव्यक्ति डाल देते, है ना, और उसी में अपवाद लगा के लिख देते। जो भी 19 क्लॉज 2 की बातें हैं वो उसी में अपवाद लगा के लिख देते, या फिर इसका सब क्लॉज बना के लिख देते कि इस आधार पर भाई 19 क्लॉज 1 बोल दिया जाता कि वाक और अभिव्यक्ति, भाई पढ़ने में बड़ा आसान रहता। वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार दिया था 19 क्लॉज 1 में, और 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में क्या कह दिया था, इसका निर्बंधन, है ना। फिर 19 क्लॉज 2 में क्या कह दिया था, सभा सम्मेलन, है ना, और उसके जो है 2 सब क्लॉज बी में निर्बंधन। तो कितना आसान हो जाता है। लेकिन जो है खैर कोई बात नहीं। अब मुझे लग रहा फंडामेंटल राइट बंद करना ही पड़ेगा। ऐसा करेंगे अब कल से, ये मैं जैसे मैंने कल हम लोगों ने बात कर ली थी ना आर्टिकल 19 की, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारे फंडामेंटल राइट के केवल चर्चा कर लेंगे कि कौन से आर्टिकल में कौन सा है, और मैं केवल बताते हुए चलूंगा। जिसको नोट करना हो अब कल अपने आप नोट करता हुआ चलेगा, अब लिखवाएंगे नहीं, देखते हैं। ठीक है, तो ये है कि मैं सारे आर्टिकल्स, ताकि ये हो जाए ना कि क्लास में एक बार चर्चा हो जाए सारे आर्टिकल्स की, और जो भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं बताता हुआ चलूंगा, वो तुम लोग तत्काल लिख लोगे तुरंत। और उसके कल के बाद फिर शपथ लेनी है कि मौलिक अधिकार पढ़ाना नहीं है। क्या पढ़ाएंगे अब? सिटीजनशिप, नागरिकता, क्योंकि नागरिकता टॉपिक हमारा निकल चुका। आज मुझे लग रहा है DPSP रहा होगा, वो भी निकल चुका है ना। तो वो अब यार ख़त्म करना है हर हाल में। चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।